अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नॉवल अच्छा लगने की सूरत में प्लीज शेयर भी किया करें। हम पढ़ रहे थे नॉवल इंतहाए इश्क। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। 3 दिन बाद हाशिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो खान बाबा और शहरियार के साथ खानविला लौट आया था। जब वो घर में दाखिल हुआ तो बाकी सब इसका वेलकम करने के लिए हॉल के दरवाजे के पास खड़े थे। हाशिम के जख्म अब बेहतर थे। वो खुद चलकर आया था। डॉक्टर ने इसे मेडिसिन बाकायदगी से लेने का कहा था ताकि इसके जख्म मुकम्मल तौर पर भर सके। अमजानी से सही सलामत देकर इस पर वारी जा रही थी। नाजी, नूर, आबी, दावर सब इससे मिले थे। सबके चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। छोटी पठानी ने आगे बढ़कर खूबसूरत सा गुलदस्ता हाशिम को दिया। शुक्र है आप आ गए हैं। मैंने आपको बहुत याद किया हाशिम भाई। छोटी पठानी उदासी से बोली। चलो अब उदासी छोड़ो, अब तो मैं आ गया हूं ना। इसे मुस्कुराकर छोटी पठानी का सर थपका तो वो मुस्कुराने लगी। वो सब हॉल में बैठ गए। नाजी तो सबसे नजर बचाकर कितनी बारी से देख चुकी थी। वो खान बाबा और शहरियार से बातों में मसरूफ था। इसे देख देख कर नाजी का सेरो खून बढ़ रहा था। अब वो पहले से काफी बेहतर था। एक तो वैसे ही वो जान ले लेता था और आज इसने ब्लैक शलवार कमीज पहनी थी। अब कोई दिल को संभालता भी तो कैसे। तुम्हारे ही हैं, चुप कर नहीं सरेआम देखो। अभी ने इसके कान में सरगोशी की। ऐसी कोई बात नहीं। नाजी के गाल दहक उठे। हमसे तो ना छुपाओ यार। नूर ने आंख मार के कहा। इसकी बात पर नाजी हंसने लगी। सबके सामने तो चुप कर बैठ बैठ जो तुम लोग। एक तरफ बैठे दावर ने आहिस्ता आवाज में कहा। तुम्हें क्या तकलीफ है? हम बोलेंगे। अभी ने सिर चढ़ाने के लिए कहा। फिर मुझे भी अपनी गुफ्तगू में शामिल करो। वो मजे से बोला। कुछ तो शर्म करो, बहनों की बातों में भाई शामिल नहीं होते। नूर ने इसे शर्मिंदा करना चाहा। तो फिर तुम लोग मेरी बात में भी शामिल हो जाओ ना। वो राजदारी से आगे हुआ। तुम्हारी कौन सी बात? अभी ने मशकूक नजरों से इसे देखा। नूर को मालूम है। दावर शौकी से नूर को देखने लगा जबकि नाजली और अभी हैरत से इन्हें देख रही थी। वो नाजली, ये जो दावर है ना, ये नूर कहकर शरारत से दावर को देखने लगी जिसकी सांसें अटकी हुई थी। हाँ क्या बोलो भी। नाजरी ने तजस्सुस से इसे देखा। वो लैला है ना, वो दावर को अच्छी लगने लगी है। नूर एकदम बोल गई। नाजरी और अभी का मुंह हैरत से खुल गया जबकि दावर सर झुकाकर बैठ गया। अब वो जितना भी शौक और शरारती होता पर इस बात पर थोड़ी झिझक, थोड़ी शर्म आनी तो बनती थी। क्या वाकई दावर? नाजरी वही जवाब दिया। नाजी की आवाज से इसे लगा नाजी को यह बात अच्छी नहीं लगी। मैं कैसे यकीन करूं? नाजी की आवाज अब संजीदा थी। मैं सच्ची कहता हूं, मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा। मैं इससे शादी करूंगा। एक बार जो शख्स दिल में बस जाए फिर सिर्फ वही आपकी जिंदगी में आना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। इस वक्त दावर की संजीदगी देखने लायक थी। इसके अंदाज में हाशिम की झलक साफ नजर आ रही थी। वो अब भी सर झुकाए जमीन को घूर रहा था। नाजी ने आबी और नूर को देखकर हंसी दबाई। मुझे नहीं मालूम था ये लड़का इतना संजीदा भी हो सकता है। अभी ने नाजी के कान में सरगोशी की। मोहब्बत में संजीदगी जरूरी है, इसमें मजाक नहीं चलता। नूर ने समझदारी से कहा। पास कर दो इसे अपनी बहन के लिए। नाजी ने शरारत से इन दोनों से पूछा, थोड़ा सताकर। अभी ने आंख मार के कहा। दावर, नाजी ने इसे पुकारा। जी भाभी। इसे नजर उठाकर देखा। देखो जरा नूर, इसे इसने कहा था कि ये नाजी को नाम से पुकारेगा और अब इतनी शराफत से भाभी कह रहा है। अभी ने शरारत से नूर को देखकर कहा। अभी की मुस्कुराहट दावर को तपा गई। तुम तो अपनी चोंच बंद रखो। मेरी मर्जी जो कहूं। वो झुंझलाया था। नाजी खामोशी से इसे उलझन में डाल रही थी। नाजी, तुम ऐसे लड़के को अपनी बहन के लिए पसंद करोगी जो हर बात पर ऐसे जवाब देता है? अभी ने दावर को देखकर तपाने वाले अंदाज में कहा था। दावर ने अभी को खा जाने वाली नजरों से देखा, फिर नाजी को देखकर बोला। मैं एक शरीफ और मासूम लड़का हूं भाभी, सच्ची। आप चाहें तो लाला से पूछ लें। इसने हाशिम की तरफ इशारा करके बड़ी मासूमियत से कहा। इसके इस अंदाज पर वह तीनों हंसने लगी। मेरी तरफ से तो हाँ है, पर आखिरी फैसला आनी का होगा। नाजी ने हाथ झाड़कर कहा। आप इन्हें मना तो सकती हैं ना, थोड़ी मेरी तारीफ करके। मैं कितना अच्छा हूं।
वो गर्दन अकड़ा कर मुस्कुराया। मैं झूठ नहीं बोलती। नाजी के लहजे में शोखी उतरी। भाभी। दावर को सदमा लगा। फिर वो मुंह बनाकर बैठ गया। अच्छा अच्छा, मुंह तो ठीक करो, मैं आनी से बात करूंगी, इसने मुस्कुराकर कहा। दावर का चेहरा खिल उठा था। सच्ची? वो खुशी से निहाल हो रहा था। मुच्ची। नाजी एकदम हंसी। साथ ही वो तीनों भी हंस पड़े। आप बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल लाला जैसी। अब दोनों की जोड़ी परफेक्ट मैच है, दावर ने नरमी से कहा तो नाजी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। तभी नजर दूर बैठे हाशिम की तरफ गई। वो भी इसे ही देख रहा था। इनकी नजर मिली तो नाजी की मुस्कुराहट गहरी हुई। अगले ही पल वो नजरें फेर गई और इसकी इस अदा से हाशिम के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट फैली। तभी शहरयार ने कोई बात की तो वो इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। बातों के बाद सबने मिलकर लंच किया। फिर हाशिम आराम करने कमरे में चला गया और बाकी सब फिर से महफिल जमा कर बैठ गए। शाम के वक्त सिमाब लोग वहां हाशिम से मिलने आए थे। लैला, जेब, जारा, नूरी, असद भाई और आज तो अहद भी इनके साथ था। वो सब लोग लॉन में बैठे थे। हाशिम अभी भी सो रहा था, इसीलिए इसे किसी ने नहीं जगाया था। अमजान और खान बाबा सिमाब और असद से मिलकर बहुत खुश हुए थे। अहद और शहरयार एक तरफ बैठे बातों में मसरूफ थे, जबकि लड़कियों का ग्रुप थोड़े फासले पर था और दावर साहब इनके साथ बैठे थे। जबकि एक तरफ लॉन में छोटी पठानी नूरी, जेब और जारा के साथ खेलने में मसरूफ थी। नूरी और छोटी पठानी के मिजाज एक सा था, इसीलिए दोनों की बहुत जल्द दोस्ती हो गई थी। दावर लड़कियों के बीच बैठा था और इसके वहां बैठने पर लैला बेचैन सी थी, क्योंकि वो बातों के दौरान हर थोड़ी देर बाद इसे देख लेता और ये बात लैला को पसंद नहीं आई थी। वो सर झुकाए बैठी थी। तभी सिमाब उठकर खड़ी हुई कि जाने से पहले हाशिम को देख ले। आए आनी, मैं आपको अंदर ले जाती हूँ। नाज़ी उठ खड़ी हुई। लैला जो दावर से बचना चाह रही थी वो भी एकदम उठ खड़ी हुई। मैंने भी हाशिम भाई को देखना है, इसने जल्दी से कहा ताकि यहाँ से भाग सके। मैं भी देख लूं लाला को, दोपहर से नहीं देखा इन्हें। दावर शौकी से कहता उठकर इनके साथ आगे बढ़ने लगा। लैला का मुंह बन गया, जबकि दावर की मुस्कुराहट लबों से जुदा ही नहीं हो रही थी। नाजी ने दावर को वॉन अंदाज में देखा कि यहीं बैठे रहो, पर वो कहाँ सुनने वाला था। इन तीनों के साथ अंदर की तरफ बढ़ने लगा। अभी नूर इसकी हरकत पर हंस रही थी। शहरयार की कॉल आने लगी तो वो अहद से एक्सक्यूज करता उठकर एक तरफ खड़ा होकर फोन पर बात करने लगा। अहद ने नजर उठाकर आबी को देखा जो इसे इग्नोर करती नूर से बातें कर रही थी। अहद भाई की नजरें इधर ही हैं, ढूंढे सरगोशी की। तो मैं क्या करूं? अभी बेगरूखी से कहती खान बाबा और असद की तरफ मतवज्जो हुई जो हिस्ट्री की एक दास्तान को डिस्कस कर रहे थे। नूर ने अफसोस से अहद को देखा जो अभी के इस अंदाज पर उदास सा हो गया था। नाजी ने दावर से समाब को हाशिम के रूम में ले जाने का कहा, जबकि खुद वो किचन की तरफ बढ़ी कि हाशिम के लिए जूस बना ले। गुलजान ने बताया कि वो अभी ही उठा है। लैला भी इसके साथ ही किचन की तरफ बढ़ी थी। हाशिम बेड से टेक लगाए बैठा मोबाइल चेक कर रहा था। अभी से तबीन का मैसेज मौसूल हुआ था जिसमें इसने लिखा था कि वो इसकी खुशी के लिए शादी करने वाली थी, पर इसका दूल्हा ही भाग गया, इसीलिए वो हमेशा के लिए पाकिस्तान से जा रही है। इसीलिए आखिरी बार हाशिम से वो अपने किए की माफी मांग रही थी। इसका मैसेज पढ़कर हाशिम ने जल्दी से असफी को मैसेज करके सारी बात बताई। वो हाशिम से अपनी मोहब्बत छुपा रहा था। पहले तो हाशिम भी अनजान था कि असफी तबीन से मोहब्बत करता है, पर जब नाज़नी और असफी इस बारे में बात कर रहे थे इसे भी सब मालूम हो गया था। इसे खुद पर अफसोस भी हुआ कि वो अपने दोस्त के दिल की बात ना जान सका। खैर, इसीलिए अभी इसने असफी को मैसेज किया था कि तबीन जा रही है, वो इसे रोक ले, इसे कहीं ना जाने दे, बांध ले इसे अपनी मोहब्बत की डोर से। दावर समाब के साथ हाशिम के कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजा खुलने पर हाशिम ने चौंक कर सामने देखा। समाब को देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। इसने मोबाइल साइड पर रखकर समाब को सलाम दिया। वो जवाब देकर एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठ गई और दावरी ने छोड़कर उल्टे कदम बाहर की तरफ भागा। कैसे हैं मिस्टर खान? समाब ने मुस्कुराकर पूछा। बिल्कुल परफेक्ट, इसने खुशगवार अंदाज में जवाब दिया। माशाल्लाह, बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं, समाब ने नरमी से कहा। फिर वो दोनों बातें करने लगे। हाशिमी ने हसन अफरंदी के मुतालबे के बारे में बताने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता सारी बात बता रहा था। नाज़रीन दरवाजे के इस बार बुत बनी खड़ी थी। हाथ में ट्रे थी जिसमें जूस के 2 गिलास रखे थे। वो हाशिम की सारी बात सुन रही थी। वो इसे तलाक देने के लिए राजी हो गया था। क्या वाकई? वो कहता था ना कि वो इसे कभी खोना नहीं चाहता, तो फिर ये सब क्या था? वो क्यों मान गया था? वो बता रहा था कि अब हसन अफरंदी मान गए हैं वगैरह वगैरह, पर नाज़ी का दिमाग इस एक बात में ही अटक गया था कि वो इसे तलाक देने के लिए राजी हो गया था। ऐसे क्यों किया था इसने? नाज़ी किचन से गई तो लैला अकेली खड़ी थी। हाथ में पानी का गिलास पकड़ा था। तभी दावत जिन की तरह हाजिर हुआ और लैला के हाथ से गिलास छोटा
जिसे दावर ने झुककर महारत से कैच कर लिया। आप तो बहुत डरपोक हैं। इसने गिलास मेज पर रखते हुए हंसकर कहा। जिन्हों से हर कोई डरेगा, मेरा डरना कोई अनोखी बात नहीं, लैला ने गुस्से से जवाब दिया। इतनी छोटी सी हो और इतना गुस्सा करती हो? दावर ने हैरत से इसे देखा। हटे सामने से, मुझे आपी के पास जाना है। इसने तपकर सर झटका। इसकी इस अदा पर दावर का दिल धड़क उठा। मुझसे बात कर सकती हैं आप? मैं खाता हरगिज नहीं हूं, वो शौक हुआ। शक्ल से तो यही लगता है कि खा जाएंगे, वो मुंह बिगाड़ कर बोली। दावर के इसकी बात पर सदमा लगा। मैं इतना मासूम लड़का आपको हैवान लगता हूँ? इसने दुख से पूछा। जी, लैला ने चब्बा कर जवाब दिया। फिर साइड होकर जाने लगी जब दावर ने इसे पुकारा। लैला। इसने रुककर दावर को देखा। मैं तो मजनू हूं, लैला का मजनू, इसने मजे से कहा। आंखों में शरारत रक्स कर रही थी। इसकी बात पर लैला जोर से पांव पटक कर वहां से बाहर निकली। और भाई, आपको क्या जरूरत थी मेरा नाम लैला रखने की? आज दावर की बात की वजह से इसे अपने नाम से चिढ़ होने लगी थी। बदतमीज आदमी। वो बड़बड़ाकर आगे बढ़ी। जब इसकी नजर दरवाजे के पास खड़ी नाज़नीन पर पड़ी, वो जल्दी से इसकी तरफ बढ़ी। आप अभी तक अंदर नहीं गई? इसने नाज़नीन के कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंकी। हाँ, वो दरवाजा नहीं खोल पाई ना, तुम खोल दो, इसने ट्रे की तरफ इशारा करके कहा। हाशिम की बातें सुनकर इसका गुलाबी रंग एकदम जर्द पड़ गया था। लैला ने दरवाजा खोला तो वो ट्रे थामे अंदर दाखिल हुई। हाशिम और सिमाब ने इसे देखा और दोनों ने इसके चेहरे के तासुरात एकदम नोट किए थे। लैला आगे बढ़कर हाशिम से मिलने लगी। इसकी तबीयत का पूछ रही थी और लैला को जवाब दे रहा था, पर इसकी नजर नाज़नीन पर थी जिसने कांपते हाथों के साथ ट्रे टेबल पर रखी। फिर एक गिलास सिमाब को दिया और दूसरा इसकी तरफ बढ़ाया। इसने नजर उठाकर हाशिम को नहीं देखा था। हाशिम ने गिलास थाम लिया तो नाज़नीन जल्दी से पलटी और कमरे से बाहर निकल गई। लैला भी जल्दी से इसके पीछे भागी थी। इनके जाते ही सिमाब ने लंबी सांस खींची। इसने सब सुन लिया है, सिमाब ने आहिस्ता से कहा। जानता हूँ। हाशिम ने गिलास साइड टेबल पर रखा। अब मोहब्बत से अपनी बात समझा लेना इसे, थोड़ा नाराज होगी पर मान जाएगी, सिमाब ने जूस का सिप लेकर कहा। आप फिक्र ना करें, मना लूंगा मोहतरमा को। हाशिम के लबों पर मुस्कुराहट फैली। कुछ देर बाद वो दोनों बाहर निकले थे। हाशिम ने लॉन में आकर नाज़नीन को देखा जो संजीदा सा सबके बीच बैठी थी। वो आगे बढ़कर सबसे मिला। अहद को देखकर इसे हैरत हुई। फिर जब मालूम हुआ वो सिमाब का देवर है तो हाशिम को पता चला कि नूर और शहरयार के वलीमे पर नाज़नीन क्यों अहद से बातें कर रही थी। इसे तब तो बड़ी आग लगी थी। अभी सोचकर हंसी आ रही थी। नूर ने आगे होकर नाज़नीन के कान में सरगोशी की हुई। अभी का हाथ थामकर आगे की तरफ बढ़ी। कहाँ ले जा रही हो? अभी ने झंझलाकर अपना हाथ छुड़ाना चाहा। टेरेस पर। नूर बिना रुके जवाब देती इसीलिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। क्यों? टेरेस पर क्या कोई खजाना रखा है? अभी ने तप कर पूछा। पहले ही वो अहद की मौजूदगी की वजह से गुस्सा थी। इसने एक अरसा पहले कहा था कि वो इसका रिश्ता मांगने के लिए अपने भाई और भाभी को भेजेगा। अभी तब से हर दिन इनके इंतजार करती रही थी, पर वो ना आए और ना ही अहद इसे दोबारा कहीं नजर आया। इस बात पर इसका दिल टूट सा गया था। इसकी नजरों में अहद धोखेबाज था। इसने सिर्फ अभी के जज्बात के साथ खेला था। इसे अहद से चिढ़ होने लगी थी और शायद अपने आप से भी, क्योंकि वो भी तो इससे मोहब्बत करने लगी थी, पर वो अपनी बात को निभा ना सका था। दोनों टेरेस पर पहुंचे। नूर ने इसे और अहद को मिलाना चाहती थी ताकि वो एक बार बात करके अपनी गलतफहमी को दूर कर ले। इसने नाज़नीन से बात की थी और इसे कहा था कि वो अहद को लेकर ऊपर आए। क्या मुसीबत है नूर? अभी ने अपना हाथ छुड़ाया। तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो अहद भाई के साथ? नूर ने सवाल किया। मेरी मर्जी, अभी ने तब कर कहा। अभी यार, मुझे मालूम है तुम इनसे नाराज हो, पर एक बार बात तो कर लो। इनसे पूछो तो सही क्या वजह थी जो वो तुमसे बात करके अपने भाई भाभी को लेकर हमारे यहाँ नहीं आए। नूर ने नरमी से इसका हाथ थाम कर कहा। मुझे कोई बात नहीं करनी इनसे नूर। अभी की आवाज नम हुई। अभी एक बार प्लीज। नूर ने प्यार से इसे देखा। मैंने कितना इंतजार किया था नूर, ये तुम भी जानती हो, पर वो नहीं आए। इसने पलके झपक कर नमी को पीछे धकेलना चाहा। अब मुझे इनका इंतजार नहीं है और ना मुझे इनसे बात करनी है, वो मजबूत लहजे में कहकर पलटी तो सामने अहद खड़ा था। इसके पीछे नाज़नीन थी। अभी के कदम थम गए थे। नूर जल्दी से आगे बढ़ी। अहद भाई, बात क्लियर कर ले प्लीज, वो कहकर झट से नाज़नीन का हाथ थामकर वहां से निकल गई। नीचे पहुंचकर इसे नाज़नीन से पूछा, कैसे लाई अहद भाई को सबके बीच से निकालकर, इनके कपड़ों पर जूस गिराकर? मैंने कहा अहद भाई आप आए, इसे साफ कर ले वरना दाग रह जाएगा, नाज़नीन ने ड्रामाई अंदाज में कहा। फिर वो दोनों हाथ मारकर हंसने लगी। ड्रामों से सीखा है? नूर ने हंसकर इसे देखा। बिल्कुल,
वो गर्दन अकड़ा कर बोली। दोनों लॉन में आई। नूर आगे बढ़ने लगी जब नाजी ने इसे रोका। नूर बात सुनो। इसने पलट कर देखा। तुम शहरयार भाई से अपनी नाराजगी खत्म कर दो ना अब, इसने आहिस्ता से कहा। नूर खामोशी से इसे देखते रही। मैं शहरयार से कभी नाराज नहीं हूँ नाज़नी, पर मैं चाहती हूँ कि मैं नाराज रहूँ और वो मुझे मनाए। जब मुझे लगा कि मुझे मान जाना चाहिए तो मैं मान जाऊंगी, वो संजीदगी से बोली। पर तब तक के लिए मोहतरमा को जरा तड़पने दो। अब की बार इसने हंसकर कहा। नाज़ी ने दूर बैठे शहरयार को देखा जिसकी नजरें नूर के चेहरे पर थी। वो तुम्हें ही देख रहे हैं, इसने सरगोशी में बताया। देखने तो मुझे क्या, वो आंख मारकर हंसी। बहुत जालिम हो तुम। नाज़ी को अफसोस हुआ। कभी कभी जालिम बनना पड़ता है मेरी जान, इसने नरमी से कहा। फिर नाज़ी का हाथ थामकर आगे बढ़ गई। औहद को देखकर अभी चेहरा फेर कर खड़ी हो गई थी। काफी देर दोनों खामोश खड़े रहे। फिर औहद चलकर इसके साथ खड़ा हुआ। इतनी बदगुमान हो गई मुझसे, इसके लहजे में उदासी थी। मेरा आपसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि मैं आपसे बदगुमान होती फिरूं। वो संजीदा थी, पर लहजा चीख चीख कर कह रहा था कि वो बदगुमान भी है और नाराज भी, और इसकी हरकत की वजह से दुखी भी है। मुझसे ही तो अब आपके तमाम रिश्ते जुड़ने हैं अभी। इसने गर्दन फेरकर इस नाराज लड़की को देखा। भूल है आपकी, इसने जला देने वाले एक नजर औहद पर डाली। मोहब्बत है मुझे आपसे अभी, ये बात आप भी जानती हैं, वो मोहब्बत से बोला। मैं कुछ नहीं जानती। वो सामने खला में घूरने लगी। मुझे इमरजेंसी में ड्यूटी पर जाना पड़ गया अभी, इसीलिए मैं घर में किसी को ना बता सका। वहां से वापस लौटा तो आगे ये मसला बना हुआ था, इसीलिए भाई भाभी को भेज ना सका। पर मैं कल इनसे बात कर चुका हूँ, वो बहुत खुश हैं और जल्द तुम्हारा हाथ मांगने आएंगे। वो संजीदगी से इसे देखकर बोला। कोई जरूरत नहीं है। अभी की आवाज में नमी थी। अभी इतना गुस्से में थी कि वो ये पूछ ही ना पाई कि आखिर वो क्या काम करता है जिसे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा। वो इस वक्त अपने ही दुख में डूबी हुई थी। और ने कुछ पल इसे देखा, फिर इसका हाथ थामा तो अभी ने झट से इसकी तरफ देखा। छोड़े मेरा हाथ। वो तब कर हाथ छुड़ाने लगी और ने गिरफ्त मजबूत कर ली। आपको अपने नाम करने के लिए इस रिश्ते के जुड़ने की जरूरत है अभी, आप मेरी मजबूरी भी तो समझे। मैं अपनी बात से फिरने वालों में से नहीं हूँ, जो कहता हूँ इस बात को निभाता भी ही हूँ। इसके लहजे में सच्चाई छलक रही थी। अभी सर झुकाकर आंसू पीने की कोशिश करने लगी। इसने काफी देर तक जवाब ना दिया तो औहद ने एकदम इसका हाथ छोड़ दिया। मैं एक फौजी जवान हूँ अभी, जैसे आज इमरजेंसी की सूरत में मुझे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा, वैसे कल को भी जाना पड़ सकता है। फिर किसको पता कि मैं लौट कर आता भी हूँ कि नहीं। शायद आप एक फौजी के साथ इस तरह की जिंदगी ना गुजार सके, और मैं अपने फर्ज को छोड़ नहीं सकता, वह मजबूत लहजे में बोला। अभी ने झट से सर उठाकर नम आंखों से इसे देखा। मुझे आपसे मोहब्बत है और हमेशा रहेगी, पर शायद आप मुझे कबूल नहीं करना चाहती। आखिर आप एक ऐसे शख्स के साथ कैसे जिंदगी गुजारेंगी जो आपको ज्यादा वक्त ना दे सके, जो किसी भी वक्त हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, जिसकी जिंदगी का कोई भरोसा ना हो। आबी की आंख से आंसू गिरा तो ओहद दुख से इसकी आंखों में देखने लगा। आप बहुत अच्छी लड़की हैं, अल्लाह से दुआ होगी कि आपको कोई बेहतर हमसफर मिले, वो सच्चे दिल से कहता मुस्कुराया था। आंखों में उदासी ही उदासी थी, दिल में दर्द फैल रहा था। अभी इस शख्स को देखती रही। कोई जरा अभी के दिल का हाल इसे बताता। इसने इस शख्स से मोहब्बत की थी, ना चाहते हुए भी वो इस प्यारे शख्स से मोहब्बत करने लगी थी। और अभी से मालूम हुआ था कि वो एक फौजी है। फौजी? इसकी ख्वाहिश थी कि वो एक फौजी की बीवी बने। अल्लाह ने कैसे इसकी ख्वाहिश पूरी की थी। वो रोते हुए एकदम हंसने लगी और ने हैरत से इसे देखा। आप फौजी हैं? इसने सवालिया अंदाज में पूछा। कोई शक है? और ने इसकी आंखों में देखकर कहा जो चमक रही थी। इसे लगा इसके रास्ते से हट जाने का सुनकर अभी कितनी खुश हो रही है। इसके दिल में ये बात चुभी थी। आप बहुत खुश हैं? और ने तंजिया अंदाज में पूछा। जाने क्यों अभी की हंसी इसे दुख में मुब्तला कर रही थी। बहुत। वो जल्दी से आंसू साफ करके बोली। वैसे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप फौजी हैं? इसने नाराजगी से पूछा। ये कोई राज की बात तो नहीं थी। नूर आबी नाज़िन सबको मालूम है कि मैं कौन हूँ। क्या आप अनजान थी? इसने आबरू उठाकर पूछा। हाँ, अनजान थी, अभी ने अफसोस से कहा। नाज़िन और नूर दोनों चुड़ैलों ने मुझसे ये बात छुपा के रखी। अभी ने दांत पीस कर कहा। इसमें छुपाने की क्या बात थी? बहुत उलझा। वो इसे क्या बताती कि वो पाक फौज की कितनी दीवानी थी। इसे अपना फौजी चाहिए था और अब वो इसके सामने खड़ा था। बोले आबी, ओहद ने इसरार किया। वो ओहद? आबी ने हाथ मसले। वो इसे बताना चाहती थी कि वो एक फौजी की अहमियत क्या होती है। अगर एक लड़की की फौजी से शादी होती है तो इसे जरा भी ये डर नहीं होता
کہ وہ اسے ٹائم دے پائے گا کہ نہیں، یا وہ کبھی بھی موت کے منہ میں جا سکتا ہے، بلکہ یہ تو ایک لڑکی کے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ وہ ایک فوجی کی بیوی بنے۔ آبی کو بھی اس شخص پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ آبی نے اسے دیکھ کر بولی، میں پاک فوج کی دیوانی ہوں احد، میری یہی خواہش تھی کہ میری زندگی میں بھی ایک فوجی ہی آئے جو میرا ہمسفر بنے، پر پھر جانے کیا ہوا کہ آپ میری زندگی میں آئے اور میری وہ خواہش کہیں پیچھے رہ گئی۔ وہ کہتی سر جھکا گئی۔ مجھے آپ میں اپنا ہمسفر نظر آنے لگا، میں چاہ کر بھی آپ کی محبت کو اپنے دل میں پروان چڑھانے سے روک نہیں پائی۔ آپ فوجی ہیں یہ بات میں نہیں جانتی تھی، اور اچھا ہوا نہیں جانتی تھی، کیونکہ اگر پہلے یہ بات جان جاتی تو احد عالم سے محبت نہ کرتی بلکہ ایک فوجی سے محبت کرتی، اس کی پوسٹ سے محبت کرتی، کیونکہ فوج کی تو میں پہلے سے ہی دیوانی ہوں۔ ان کی محبت تو بہت ہے میرے دل میں، پر یہ محبت اس سے الگ ہے جو محبت مجھے آپ سے ہوئی ہے۔ اسی لیے نور اور نازی نے مجھے اس سے یہ بات چھپائی رکھی تاکہ میں احد عالم سے محبت کروں، اس کی پوسٹ سے نہیں۔ پر اب جب مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ فوجی ہیں، میں اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتی، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ وہ سر جھکائے خواب سی کیفیت میں کہہ رہی تھی اور احد حیرت اور خوشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے احد سے محبت تھی، اس نے باتوں ہی باتوں میں اظہار کر دیا تھا۔ وہ رکی تو احد بول پڑا، آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ وہ ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ ابھی کو احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ محبت تو تھی، وہ جانتا بھی تھا، پر یہ بات اس کی زبان سے ادا نہیں ہوئی تھی۔ اب جو یہ بات اس کی زبان سے پھسلی تھی تو وہ شرم سے لال ہو گئی، پھر ایک دم ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹی۔ میں اس نے دبی آواز میں کہا، وہ آپ کیا؟ احد سینے پر بازو باندھ کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا، جس کی ناراضگی کہیں دور جا سوئی تھی۔ کچھ نہیں، وہ کہہ کر جانے لگی۔ ابھی؟ احد نے جلدی سے پکارا۔ ابھی نے پلٹ کر دیکھا۔ بھیج دوں نا بھائی بھابھی کو؟ ناراضگی تو نہیں ہے اب؟ اس نے شوخی سے پوچھا۔ ابھی نے گلابی چہرے کے ساتھ مسکرا کر گردن اس بات میں ہلائی اور جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اپنے پیچھے سے احد کا جاندار کہکا سنا تھا، دل دھک دھک کر رہا تھا اور مسکراہٹ دبا کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ سوچ رہی ہوں گم ہو جاؤں، اپنی ذات کے کھنڈر کھو دوں، اپنی آنکھ کے خواب ٹٹولوں، اپنے آپ سے سب کچھ بولوں، درد سنبھالوں، زخم کھنگالوں، سوچ رہی ہوں گم ہو جاؤں، یعنی کہ میں تم ہو جاؤں۔ رات کی چادر بچھ چکی تھی۔ تابین نے بیگ گھسیٹ کر ایک طرف رکھا، پھر آگے بڑھ کر امطال افندی کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی، معمول کے مطابق کسی پارٹی میں جا رہی ہوں گی۔ تابین کو دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ کمان تابین، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ تابین خاموشی سے انہیں دیکھتی آگے بڑھی۔ آپ سے بات کرنی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو کہو نا میری جان۔ امطال افندی سب کام چھوڑ کر مسکرا کر اس کی طرف بڑھی۔ انہیں تابین سے بہت محبت تھی، اسی لیے اسے اپنا ہر ضروری کام بھی چھوڑ دیا کرتی تھی۔ آپ بیٹھے یہاں، اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھی تو تابین ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور پھر ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے ماما، اس نے محبت سے کہا۔ امطال افندی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، انہوں نے تابین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے بھی اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے۔ ان کے لہجے میں بلا کی محبت اور نرمی تھی۔ تابین کچھ پل خاموش ہوئی، پھر سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ کو اتنی ہی محبت نازی سے بھی کرنی چاہیے تھی ماما، اس نے اچانک کہا۔ امطال افندی کے چہرے پر نرمی کی جگہ سختی نے لے لی۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ انہوں نے نحوست سے کہا۔ ماما، کبھی آپ کو اس پر رحم نہیں آیا؟ وہ تو مجھ سے بھی چھوٹی ہے، کیا اسے کبھی ماما کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی؟ کیا اس کا دل ماں کی محبت کے لیے نہیں تڑپا ہوگا؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی اور امطال افندی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس عورت کی بیٹی ہے تابین، جس سے مجھے بے انتہا نفرت ہے۔ امطال افندی کی آنکھیں جلنے لگی۔ جب تک وہ زندہ تھی تب تک آپ نے ان سے اپنی نفرت نبھائی ہے نا ماما، پر اب تو سال ہو گئے ہیں انہیں موت کی نیند سوئے ہوئے، اور ایک مرے ہوئے انسان سے کیسا انتقام؟ وہ نرمی سے بولی۔ آپ دیکھیں، جیسے میں محبت میں مجبور ہوں ویسے آپ بابا جان زنیرہ بھی مجبور تھے۔ جو گزر گئے اسے بھول جائیں، وہ تو کب کی اس دنیا سے چلی گئی ماما، پر آپ اب تک خود کو جلا رہی ہیں، آپ کو ایسے وجود سے نفرت کر رہی ہیں جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اور اس کے ساتھ آپ خود کو اور بابا جان کو، نازی کو بھی سزا دے رہی ہیں۔ وہ امطال افندی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، مت کریں ایسا، میں چاہتی ہوں آپ سنبھل جائیں، میں آپ کو گرتے نہیں دیکھ سکتی ماما، اپنی بیٹی کی بات مان لے اور ختم کر دے اس انتقام، اس نفرت کو۔ اس کی آواز نم ہوئی۔ امطال افندی بت بنی بیٹھی تھی۔ میں فرانس جا رہی ہوں اور شاید اب کبھی لوٹ کر نہ آؤں،
میں نے हाशिम को पाने की ख्वाहिश छोड़ दी है, पर अगर इसे हमेशा अपनी आंखों के सामने देखती रही तो मेरा दिल फट जाएगा। मैं इसकी मोहब्बत को दिल से नोच कर नहीं फेंक सकती, पर इससे दूर जाकर कुछ हद तक दिल को सुकून पहुंचा सकती हूँ, इसने मध्यम आवाज में कहकर अमतल अफनंदी के हाथ चूमे। बाबा जान से मिल चुकी हूँ और वो अपनी बेटी को वक्त देना चाहते हैं, आपसे भी मुझे यही उम्मीद है। इसे अमतल अफनंदी की नम आंखों में देखा। मैं चली जाऊंगी पर आपकी एक बेटी आपके पास होगी। तमाम नफरतों को दिल से निकाल कर इसे सीने से लगा लीजिएगा, यकीन करें बहुत सुकून मिलेगा। नफरतों में कुछ नहीं रखा, असल मजा तो मोहब्बत से मिलता है। वो नरमी से कहकर उठ खड़ी हुई। मैं लेट हो रही हूँ इसीलिए अब जा रही हूँ मम्मा, अल्लाह हाफिज। नम आंखों के साथ इनकी पेशानी पर बोसा देकर वो बाहर की तरफ बढ़ गई और अमतल अफनंदी ने खाली नजरों से इसे जाते देखा था। मोहब्बत के मामले में इनकी तरह इनकी बेटी भी बदनसीब थी। उन्होंने सारी जिंदगी मोहब्बत के पीछे भागते गुजार दी थी, पर हसन अफनंदी का दिल आज भी सुनैरा के नाम पर धड़कता था। इनकी बेटी ने भी एक शख्स के पीछे खुद को बेमोल कर दिया था, पर वो इसका ना हो सका। दोनों में फर्क इतना था कि तबीन जल्द संभल गई थी। इसने अपनी मोहब्बत को बेइंतहा नफरत में बदलकर सारी जिंदगी खुद को और दूसरों को सजा नहीं दी थी, जबकि वो खुद मोहब्बत के नाम पर नफरत करती सारी जिंदगी गुजार गई थी। वो वहीं बैठी खला में घूरती आंसू बहाती रही। तबीन जो बातें करके गई थी एक एक बात इनके दिमाग में हथौड़े बरसा रही थी। वो गुमसुम सी बैठी रह गई, अपनी बेटी को जाने से रोक भी ना सकी। तबीन को एयरपोर्ट छोड़ने असफी जा रहा था। तबीन ने इसे मना किया था, पर इसे लेने आ गया था। तबीन इसके साथ कार में बैठी तो असफी ने कार आगे बढ़ा दी। शाम को इसे हाशिम का मैसेज आया था, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। हाशिम को मालूम था कि वो तबीन से मोहब्बत करता है, इसका दोस्त सब जान गया था। हाशिम की अपने लिए फिक्र देखकर असफी को इस पर प्यार आया था, और तबीन के जाने की खबर पर इसके वजूद में दर्द ही दर्द फैल गया था। इसने तबीन को कॉल करके कहा था कि वो इसे खुद छोड़ने जाएगा। तबीन पहले तो ना मानी, पर इसके इसरार करने पर मान गई। सारा रास्ता खामोशी से गुजरा था। असफी कुछ कहने के लिए अल्फाज तलाश करता रहा, जबकि तबीन दुख से हर चीज को देख रही थी कि जाने फिर वो कभी अपने मुल्क वापस आ सकेगी भी या नहीं। कार एयरपोर्ट के सामने रुकी। तबीन एकदम सोचों से चौंकी, फिर मुस्कुराकर असफी को देखा जो बुत बना बैठा था। मेरा बैग निकाल दो मिस्टर, इसने मुस्कुराकर कहा। असफी ने चौंक कर इसे देखा। वो दरवाजा खोलने लगी थी जब असफी ने इसका हाथ थाम लिया। मत जाओ तबीन, इसने एकदम कह दिया। तबीन ने झट से गर्दन फेर कर इसे देखा। मैं तुम्हें इस तरह जाते नहीं देख सकता, रुक जाओ, मत जाओ यहाँ से, तुम्हारे बगैर सब कुछ सूना होगा। असफन यार मलिक तुम्हें समेट लेगा, बस एक बार मेरा हाथ थाम लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो आखिरकार मोहब्बत का इकरार कर गया था। इसने अपना हाथ तबीन के सामने फैलाया था। मैं खाली हो चुकी हूँ असफी, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना दिल ना रूह। तुम एक उजड़े खंडर को कब तक सजाओगे? मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, तो मेरा इंतजार करना छोड़ दो। ये इंतजार ला हासिल है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरी जिंदगी अब हमेशा ऐसी ही रहेगी, वीरान और खाली, इसे कोई आबाद नहीं कर सकेगा। वो कुर्ब से बोली, फिर अपना हाथ असफी के हाथ से छुड़ाया। असफी ने इसे देखकर अपना हाथ नीचे कर लिया था। मैं तुम्हें आबाद करूंगा ना तबीन, मैं तुम्हें बेइंतहा चाहता हूँ। बदले में मैं तुम्हारी खुशी के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। वो मजबूत लहजे में बोला। तबीन ने कुछ पल इसके जज्बे लुटाती आंखों में देखा, फिर खामोशी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। असफी भी बाहर आया। तबीन का बैग निकाल कर इसे थमाया। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज, वो आहिस्ता से कहती पलटी। असफी ने इसे पुकारा तो वो रुक कर इसकी तरफ पलटी। तुम कभी भी वापिस आओ, चाहे एक हफ्ता, एक साल, 10 साल, या फिर सारी जिंदगी गुजार कर लौटो, मैं यहीं इसी मोड़ पर तुम्हारा इंतजार करता मिलूंगा। तुम मुझे हमेशा यहीं पाओगी, अपने इंतजार में, अपनी राह में। वो मोहब्बत से पुर लहजे में बोला, और तभी इनकी आंखों में दुख लहराने लगा। सामने खड़ा ये शख्स भी इसी की तरह मोहब्बत की राह का मुसाफिर था। इन मुसाफिरों का सफर कभी खत्म होने वाला ना था। तभी इन चाहकर भी इसे कुछ ना कह सकी, पर नम आंखों के साथ आखिरी बार इसे देखती पलटकर आगे बढ़ने लगी। अपने पीछे इसने असफी की आवाज सुनी थी। इसने अल्लाह हाफिज कहा था और ये कहकर फिर मिलेंगे, शायद या शायद कभी नहीं। वो अंदर दाखिल हो गई और असफी बेशुमार लोगों की भीड़ में बुत बना खड़ा था। दिल दर्द की इंतहाओं पर था। वो चली गई थी, पर असफी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। इसे इंतजार करना था इसका, चाहे वो इंतजार कितना ही लंबा क्यों ना होता। कुछ देर बाद तभी इनका जहाज उड़ गया था और असफी मरे कदमों के साथ वापस आ गई, गाड़ी में बैठा। ये लम्हा इसके लिए बड़े जहन लगा था। वो कितने ही पल बैठा रहा, फिर कार आगे बढ़ा दी। आज इसके दिल पर कयामत गुजरने वाली थी।
इस्माम लोगों को खान बाबा ने डिनर करके ही जाने दिया था। वो चले गए तो नाजी और नूर के अलावा बाकी सब आराम करने के लिए अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। वो दोनों किचन में थी। नाजी चूल्हे के पास खड़ी थी। इसने दूध गर्म करने के लिए रखा था, जबकि नूर एक तरफ खामोश खड़ी थी। कल इनके लिए खुशी का दिन था। कल वो सब बड़ी हवेली जाने वाले थे। एक अरसे बाद हाशिम वापस लौटकर अपने घर अपने प्यारों के बीच जाने वाला था और नाजी बहू की हैसियत से बड़ी हवेली में कदम रखने वाली थी। नाजी ने चूल्हा बंद किया, फिर दूध को कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। नूर, इसने सोचों में गुम नूर को पुकारा। इसने चौंक कर नाजी को देखा। क्या सोच रही हो? नाजी ने आहिस्ता से पूछा। सोच रही हूँ जिंदगी की कश्ती तूफानों से होती आखिरकार किनारे पर आ ही गई है, वो कहकर मुस्कुराई। अभी तुम्हारी नैया पार नहीं लगी महानूर बेगम, पहले इसे तो पार लगाओ। नाजी ने इसे देखकर कहा। इस नया को अब शहरियार ही पार लगाएंगे, वरना जहां है वहीं खड़ी रहे। वो संजीदा हुई। मुझे यकीन है शहरियार भाई इस नैया को पार लगा देंगे। नाजी यकीन से मुस्कुराई। देखते हैं, नूर ने मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। और भाई और आबी का मामला तो सेट हो गया, नाजी खुशी से कहकर ट्रे में गिलास रखने लगी। हाँ, आबी साहिबा को इनका फौजी मिल गया। इसकी ख्वाहिश कैसे पूरी हुई, ये सोच के हैरत होती है। नूर ने हंसकर कहा। वाकई, अब बस जल्दी से इनका रिश्ता पक्का हो जाए। नाजी मुस्कुराई, फिर गिलास में दूध डालने लगी। कल हम सब बड़ी हवेली जाएंगे, मैं बहुत खुश हूँ। तुम और लाला भी साथ होंगे। उफ, पहाड़ लेकर उतरेगा कल का दिन। नूर जैसे खुशी से झूम उठी थी। बाहर तो तब आएगी जब तुम शहरयार भाई से नाराजगी खत्म करोगी। नाजी ने ट्रे उठाकर इसकी तरफ झुककर कहा। बनाएंगे तो मान जाऊंगी, पर थोड़ा तंग करूंगी। नूर सरगोशी में जवाब देकर हंसी दबाने लगी। गुड। नाजी मुस्कुराई। अब मैं जाऊं तुम्हारे लाला साहब को टैबलेट्स दे दूं? वो कहकर वहां से बाहर की तरफ बढ़ रही थी, जबकि नूर काफी देर खड़ी रही। शहरयार और दावर एक कमरे में थे, जबकि वो और आबी। इसने नाजी से कहा था कि शहरयार इसे मनाएगा तो वो मान जाएगी, पर शहरयार ने तो हॉस्पिटल में इसे बात करने के बाद दोबारा बात करने की कोशिश ही नहीं की थी। नूर भूल रही थी कि इसके बाद भी इसने खुद से शहरयार को खुद से बात करने का मौका नहीं दिया था। कभी वो जानबूझकर एक साथ मसरूफ होती तो कभी दूसरे के साथ। शहरयार सबके सामने बात करने से रहा था। इसने लंबी सांस खींचकर फिर वहां से निकली। हाल में आकर इसने बाएं तरफ आखिरी कमरे की जानिब देखा। दरवाजा बंद था। वही शहरयार और दावा रुके हुए थे। वो तो शायद सो भी गया होगा और नूर, इसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। बाकी सब ठीक हो गए थे, पर इसका और शहरयार का मसला हनूज कायम था। कल के खुशी भरे दिन में भी ये एक कमी रह जाने वाली थी। इसने अफसोस से गर्दन झटकी, फिर चलती हुई लॉन में निकल आई तो कुछ वक्त ताजी हवा में सांस लेकर दिल की जलन को कम कर सके। नाज़रीन ट्रे थामे कमरे में दाखिल हुए। कमरे में लैंप की रोशनी फैली थी। हाशिम एक तरफ रखे सोफे पर बैठा फोन पर बात कर रहा था। तुम कहाँ हो इस वक्त? इसने एक नजर नाज़रीन को देखकर फोन पर कहा। वो खामोशी से आगे बढ़ी और ट्रे टेबल पर रखी, फिर बेड की साइड टेबल से हाशिम की टैबलेट्स निकालकर वापस मेज तक आई। टैबलेट मेज पर रखकर खुद दाएं तरफ रखे सिंगल सोफे पर बैठ गई। हाशिम बातों में मसरूफ था, लहजे में परेशानी थी। इसकी बातों से नाजी को मालूम हो गया था कि वह दूसरी तरफ असफी है। तुम यहाँ आओ या मैं वहां आता हूँ, बस। हाशिम का अंदाज दो टोक था। नाजी ने परेशानी से इसे देखा कि ऐसा क्या हो गया है जो हाशिम इतना संजीदा है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसकी वजह से हाशिम झुंझलाकर बोला, अकेला नहीं छोड़ सकता तुम्हें। इसकी बात पर दूसरी तरफ से जवाब आया और हाशिम ने लंबी सांस खींची। ओके, पर तुम बाहर ना रहो, घर जाओ, मैं कल तुमसे आकर मिलता हूँ। ओके। अब की बार इसके लहजे में नरमी उतरी। नाजी हाथ मसल रही थी कि जाने क्या बात हो गई है। हाशिम ने अल्लाह हाफिज कहकर फोन बंद किया, फिर मोबाइल टेबल पर रखा। कोहनियां घुटनों पर टिकाकर हाथ की मुट्ठियां बनाकर लबों पर रखी। नाजी जो इसके तलाक देने वाली बात सुनकर इससे बात ना करने का सोच रही थी, अब बोले बगैर ना रह सकी। क्या हुआ है? इसने आहिस्ता से पूछा। हाशिम नजरें मेज पर जमाए सोचों में गुम था। नाजी की बात पर इसने नजर उठाकर इसे देखा। ताबीन चली गई है हमेशा के लिए, इसने मध्यम आवाज में बताया। कहाँ चली गई हैं आप ही? नाजी ने हैरत से पूछा। फ्रांस। इसने मुझे भी मैसेज किया था माजरत करने के लिए। मैंने असफी को बताया कि वो जा रही है, इसे रोक ले, पर असफी के रोकने के बावजूद चली गई। वो आहिस्ता आहिस्ता बता रहा था और नाजी शौक की कैफियत में इसकी बात सुन रही थी। आपको मालूम है कि असफी भाई आप ही से मोहब्बत करते हैं? हाशिम ने इस बात में सर हिलाया। आप ही को जाना नहीं चाहिए था। नाजी ने सर झुकाकर खुद कलामी की। वो सोच सकती थी कि असफी इस वक्त किस हाल में होगा। किसी मोहब्बत करने वाले को खो देना कितना जानलेवा होता है वो अच्छे से जानती थी। इसने भी तो हाशिम को खो ही दिया था, फिर अल्लाह ने इसे नाजी को वापस लौटा दिया था, वरना अगर वो ना होता तो नाजी की हस्ती भी फना हो जाती।
हाशिम खामोशी से नाजी की परेशान सूरत देख रहा था। इसे मालूम था कि नाजी चाहती है असफी और तबीन एक हो जाएं। वो खुद भी तो यही चाहता था, पर जाने ऐसा मुमकिन होगा भी कि नहीं। वो चाहता था वो दोनों खुश रहें, ताकि इसके दिल को भी मुकम्मल सुकून मिल जाए कि तबीन इसकी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, हाशिम नरमी से कहा और फिर सीधा होकर बैठा। इंशाल्लाह। नाजी की आवाज मध्यम थी। कुछ पल दोनों खामोश बैठे रहे। फिर नाजी ने गहरी सांस भरकर मेज से टैबलेट उठाई और एक टैबलेट निकालकर हाशिम की तरफ बढ़ाई। हाशिम ने इसके हाथ से टैबलेट लेकर दूध का गिलास उठाया। जब वो सारी टैबलेट्स ले चुका तो नाजी उन टैबलेट्स उठाकर साइड टेबल की तरफ बढ़ी। इतनी खामोश क्यों हो? हाशिम ने सोफे से टेक लगाकर इसे देखा। वैसे ही। इसने टैबलेट्स रखकर दराज बंद किया। सारी बात सुन ली थी ना तुमने? हाशिम सीधा पॉइंट पर आया। नाजी एक नजर इसे देखकर बेड पर बैठी। हाँ, इसने मुख्तसर जवाब दिया। बहुत नाराज हो? हाशिम ने दूर बैठी इस लड़की को देखा जो सर झुका गई थी। नहीं, आपने जो फैसला किया था ठीक ही किया होगा। लहजे से नाराजगी साफ छलक रही थी। हाशिम इसे देखता उठ खड़ा हुआ, फिर आहिस्ता से चलता इसकी तरफ आया और बेड से इसकी तरफ रुक करके बैठा और वो नाराज सी दीवार से को देख रही थी। मैं तुम्हें हर इल्जाम से बरी करवाना चाहता था नाज़ली। मेरे लिए आसान ना था ये फैसला करना। मैंने खुद को मारकर ये फैसला किया था। इसके लहजे में दुख था। ठीक है ना, आपने फैसला सही किया था। अगर बाबा ना मानते तो अब तक आप मुझे तलाक दे चुके होते। वो तंजिया मुस्कुराई। नजर फेर कर हाशिम को अब भी ना देखा। नहीं, शायद अब तक मैं मर चुका होता, वो संजीदगी से बोला। नाज़ली ने तड़प कर इसकी तरफ देखा। इसकी बात पर नीली आंखों में बेचैनी और दुख वाज़ह नजर आ रहा था, पर इसने लबों को सील रखा था। काफी देर इसे देखने के बाद इसने लब वाह किए। आपने कहा था आप मुझे कभी तलाक नहीं देंगे, फिर आपने ये फैसला क्यों किया? इसका लहजा टूटा हुआ था। तुम्हारी खुशी के लिए। हाशिम ने इसकी आंखों में देखा। मेरी खुशी क्या है? सवाल हुआ। तुम्हारे अपनों के साथ। हाशिम ने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया। मेरे अपनों में आप भी तो आते हैं ना हाशिम? नाज़ी के लब हिले थे, पर आवाज गले में ही घुट गई। वो इससे कह ना पाई कि तुम भी तो मेरे अपने हो, मेरे लिए जरूरी हो। जैसे बाकी सबका होना जरूरी है, वैसे ही तुम्हारा होना भी जरूरी है। आपने पहले भी सारे फैसले खुद किए थे हाशिम, और अब भी आपने मुझसे एक बार भी ना पूछा और फैसला सुना दिया। क्या ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है? मैं बेजान गुड़िया तो नहीं हूं जिसके जज्बात ना हो, जिसे आप हमेशा अपने फैसले के मुताबिक मोड़ ले। क्या मुझसे पूछना, मेरा फैसला जानना, क्या इसकी कोई अहमियत नहीं है? इसकी आंखों में नमी चमकने लगी। इसकी बातों, इसके आंसुओं से हाशिम के दिल पर वजन बढ़ता चला गया। इसने हाथ बढ़ाकर नाज़ी का चेहरा हाथों के प्याले में लिया। मेरा खुदा गवाह है नाज़ी कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। मैंने ये फैसला लेते वक्त अपने बारे में, अपने दिल, अपनी खुशी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं बस तुम्हें सुरखरू करना चाहता था, तुम्हारी खुशी चाहता था। इसीलिए मैंने अपने आप को मारकर तुम्हारे बाबा की बात मानने का फैसला किया था। वो लम्हे याद करके शाह के दर्द से भर गई। नाज़ी गुमसुम सी से देख रही थी। आंख से आंसू निकलकर गाल पर बहने लगा, जिसे हाशिम ने नरमी से साफ किया। तुम मेरा सब कुछ हो। तुमसे जुदा होने की सोच ही मेरी रूह फना करने लगती है। मैं तो मर जाता अगर तुम मुझसे जुदा हो जाती। तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वुर बहुत मुश्किल है। तुमसे मेरी सांसों की डोर बंधी है। जब तुम दूर होने लगती हो मेरा दम घुटने लगता है। अगर तुम कभी मुझसे दूर हुई तो ये डोर टूट जाएगी। डोर टूटी तो हाशिम खान की सांसें भी बंद हो जाएंगी। वो जादुई लहजे में बोलता, कोई जादूगर लग रहा था। नाज़ी यकटक इस प्यारे शख्स को देख रही थी। वो इतना अच्छा, इतना प्यारा था कि इसका दिल कर रहा था वो इसे कहीं छुपा ले। भले इसे जैसे इतने अनमोल लोग कहाँ मिलते हैं। मैंने आज तक सिर्फ तुम्हें चाहा है, बेइंतहा चाहा है, और आगे भी सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा, तमाम उम्र सांसों के चलते रहने तक। तुम बस तुम ही होगी और दूसरा कोई नहीं, हाशिम ने धीमे से कहा। इसके चेहरे को कुर्बान हो जाने वाली नजरों से देखा, फिर आगे होकर अपने लब इसकी पेशानी पर रख दिए। नाज़ी का दिल उछलकर हलक में आ गया। इसके मोहब्बत भरे लम्स ने एक पल में नाज़ी के वजूद को महका दिया था। वो हवाओं में उड़ने लगी थी। 400 मोहब्बत ही मोहब्बत फैल गई थी। एक फसू ने जैसे इन्हें बांध लिया था। हाशिम ने पीछे होकर इसका गुलाबी चेहरा देखा। अब बताओ, क्या आप भी नाराज हो? दिलकश लहजे में पूछा गया। अब इतनी मोहब्बत पर कौन काफी नाराज रह सकता है? नाज़िम पर तो इसने जादू कर दिया था, भला अब वो क्या नाराज रह सकती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोलो भी मिसेज, ऐसे देख देख कर अपने हैंडसम शोहर को नजर लगाओगी? हाशिम मुस्कुराकर इसकी आंखों में झांकने लगा। नहीं,
नाज़ी धीमे से कहती ही नजरें झुका गई। हाशिम ने हंसकर इसका गाल नरमी से खींचा, फिर इसके हाथ थाम लिए। एक बात तो बताओ, इसने पूरे इसरार लहजे में अपनाया। क्या? नाज़ी ने जल्दी से इसे देखा। चाहने लगी हो मुझे? एकदम पूछा गया। नाज़ी का दिल धक धक करने लगा। वो कैसे बताती कि वो दीवानगी की हद तक इसे चाहने लगी है? नहीं। नाज़ी का लहजा संजीदा था पर आंखों में शौक सी चमक उभरी थी। नहीं? हाशिम ने अब्रू उठाकर पूछा। लहजे में दुख था और नाज़ी के जवाब में इतना खोया कि नीली आंखों में चमकती शौकी न देख सका। हम जिस पर जान छिड़कते हैं वो क्यों एतबार नहीं करते? हम जितना प्यार करें इनसे, वो हमसे प्यार नहीं करते? नाज़ी ने इसकी उतरी सूरत देखी तो लबों पर आती मुस्कुराहट दबाई। बिल्कुल नहीं। अब किसके लहजे में मुस्कुराहट होती रही? हाशिम ने घूर कर इसके गुलाबी चेहरे को देखा। इजहार से डरते हैं, अंदाज है या तड़पाने का? जब दिल बेकाबू है इनका, फिर क्यों इकरार नहीं करते? मुझे तंग कर रही हो? हाशिम ने इसके हाथों पर गिरफ्त मजबूत की। नहीं तो। नाज़ी का अंदाज हनूज शरारत लिए हुए था। वो आंखों में मोहब्बत का जहां आबाद किए सामने बैठे इस प्यारे शख्स को देख रही थी। लो, मान लिया हमने। हमें हम प्यार तो करते हैं। ये बात भी सच है कि इजहार से डरते हैं। तस्वीर बनी अपनी देखो इन आंखों में, है अंदाज अलग, लेकिन इकरार तो करते हैं। हाशिम इसकी आंखों में देखते एकदम इसके करीब हुआ। नाज़नीन झट से पीछे हुई पर हाशिम ने इसे कांधों से थाम कर रोक लिया, फिर इसके कान के करीब झुककर सरगोशी की। आपको मोहब्बत तो है हाशिम खान से, बस अब इजहार चाहिए मुझे जल्द से जल्द मिसिस हाशिम, और आपको इजहार करना ही होगा, समझ गई ना? मुस्कुराती आवाज में कहकर इसने दिलकशी से नाज़ी के गाल को छूती लट को फूंक मारकर उड़ाया। इसके करीब होने इसकी बात से नाज़ी की पेशानी पर पसीना चमक उठा। इसने कांपते हाथों को जोर से भींचा। हाशिम ने एकदम पीछे होकर हंसकर इसे देखा। बस यही शौकी थी मोहतरमा की। इधर हम आपके करीब हुए, उधर आपकी होश गुम, शौकी हवा और जान जाने लगती है। शरीर लहजे में बोल रहा था और नाज़ी शर्म से सर झुका गई। अब बताओ, तंग करोगी? चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा गया। आप ज्यादा चालाक ना बने। नाज़ी ने तब कर सर उठाया। हाशिम के लबों पर खेलती मुस्कुराहट देकर इसने इसके सीने पर पंच मारा। हाय, मर गया। हाशिम ने ड्रामाई अंदाज में दिल थाम लिया। नाज़ी को इसके जख्म का ख्याल आया तो इसका रंग उड़ गया। सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे याद नहीं रहा कि आप जख्मी हैं। इसने हवास बाख्ता अंदाज में हाशिम के सीने पर रखे हाथ पर अपना हाथ रखा। चेहरे से फिक्रमंदी झलक रही थी। तुम मेरी जान लेकर ही मानोगी, वो अफसोस से बोला। आंखों में शरीर सी चमक थी। अल्लाह ना करे आप मुझे ऐसा समझते हैं, वो दुख से बोली। हम तो बहुत कुछ समझते हैं मिसेस, वो मुस्कुराया। क्या? नाज़ी ने से आंखों में देखा। जिंदगी, मोहब्बत, सुकून जीने की वजह। वो और भी बोलने लगा जब नाज़ी इसके ड्रामा अंदाज को समझकर हाथ पीछे खींचकर उठ खड़ी हुई। आप भी ना, इसने मुंह छोड़कर सर झटका। बहुत अच्छा हूँ, हाशिम ने दिलचस्पी से इसके चेहरे के तासुरात देखकर कहा। नाज़ी कुछ पल इसे देखती रही, फिर बोली। बहुत, वो कहकर एकदम मुस्कुराई। तुमने लगता है आज मुझे पागल करने की कसम खा ली है। इसने मोहब्बत से नाज़ी का हाथ थाम लिया। पागल तो पहले से हैं आप, वो नाक चढ़ाकर बोली। लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। पागल करके कहती है पागल हो गए हैं? हाशिम ने अफसोस से सर झुकाकर खुद कलामी की थी। इसके इस अंदाज पर नाज़ी को इस पर बहुत प्यार आने लगा। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? इसने आज तक हाशिम जैसा कोई दूसरा शख्स देखा था? वो सबसे मुनफरिद, सबसे अलग, सबसे प्यारा, जो सिर्फ और सिर्फ इसी का था। आपसा कोई नहीं है हाशिम खान, आप सबसे अलग हैं, सबसे अच्छे। दिल की बात जुबान तक आई थी और इसकी बात सुनकर हाशिम का दिल थम थम गया। वो नजर उठाकर काफी देर हैरत से इसे देखता रहा और फिर उठकर इसके सामने खड़ा हुआ। मुझे यकीन दिलाओ कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा, वो ख्वाब सी कैफियत में बोला। दिलाऊं यकीन? नाज़ी ने शरारत से इसे देखा। हाँ। हाशिम इसे मोहब्बत पाश नजर से देख रहा था और नाज़ी ने हंसी दबाई और फिर पाँव के ऊपर इसके अच्छे से सेट बाल दोनों हाथों से बिगाड़ दिए। अब शीशा देखिए, आपको यकीन आ जाएगा। वो मुस्कुराती हुई हाथ कमर के पीछे बांधकर कुछ कदम दूर हुई। हाशिम हैरान सा खड़ा रह गया। इसका बतला लूंगा मैं मिसिस, ये बात याद रखना। वो बालों को ठीक करता मसनूई गुस्से से बोला। फिलहाल तो मैंने बदला ले लिया है, आप हमेशा मेरे बालों पर हाथ साफ करते हैं, आज मैंने कर दिए। वो हाथ झाड़कर हंसी। चालाक हो गई हो बहुत, इसने आबरू उठाकर कहा। आपके साथ जो रहती हूँ, वो सर को खम देकर बोली।
हाशिम के लबों पर मुस्कुराहट बिखरती चली गई। इसने अपना हाथ नाजी की तरफ बढ़ाया, जिसे बिना सोचे बिना झिझके नाजी ने अपना हाथ रख लिया। आज हमारी पक्की वाली दोस्ती हो गई है ना? इसे नाजी से तस्दीक चाहिए। जी। नाजी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाशिम दिलकशी से मुस्कुराकर इसे अपने साथ लिए सोफे की तरफ आया और फिर इसे अपने सामने बिठाया। चलो अब दोस्ती हो गई है तो गप्पे लगाते हैं। तो अपने बचपन की अच्छी अच्छी यादें शेयर करो मुझसे। वो नरमी से बोला। नाजी की बचपन की यादों में बहुत सी तलख यादें भी थी, पर नाजी अब किसी तलखी को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए मुस्कुराकर इसे तमाम वो बातें बताने लगी जो इसकी खुशी का बायस बनी थी। अपने मामा बाबा जान की बातें, ताबीन के साथ गुजरे मोहब्बत भरे लम्हों की बातें। हाशिम खामोशी से इसे देखता, इसकी बातें सुन रहा था। नीली आंखों में रोशनी ही रोशनी थी, लबों पर मुस्कुराहट बहार दे रही थी। वो इतनी अच्छी लग रही थी कि हाशिम को डर लगा कि कहीं इस लड़की को इसकी नजर न लग जाए। दिल ही दिल में इसकी खुशियों की दुआ करता हुआ इसकी बातों को दिलचस्पी से सुन रहा था और वो मगन सी बोलती जा रही थी। इश्क मजलूम है तो फिर जालिम कौन है? इश्क इबादत है तो क्यों मबूद बदल जाते हैं? इश्क मसीहा है तो क्यों रोज दीवाने मरते हैं? इश्क दवा है तो हाथ में जहर का प्याला क्यों? इश्क दुआ है तो क्यों लोग मांगने से डरते हैं? इश्क हमसफर है तो क्यों फिर राहें बदल जाते हैं? इश्क रास्ता है तो क्यों फिर मंजिल नहीं मिलती? इश्क आस है तो क्यों हर रोज टूट जाती है? इश्क तस्कीन है तो क्यों रात भर नींद नहीं आती? सुनो मेरे हमदम, मैं तुमको बताती हूँ, ये ऐसा रोग है जाना कि जिसको भी लग जाए वो जीता है ना मरता है। आंखें बेअश्क पथरा जाएं, दिल फिर भी खून रोता है। तुम्हें किसने कहा पागल इश्क मजलूम होता है? सारे घर में मुकम्मल सकूत का आराम था और वो दीवानी लॉन में कुर्सी पर बैठी आंसू बहा रही थी। आज इसे पिछली सारी बातें याद आ रही थी। एक एक पल इसकी आंखों के सामने गुजर रहा था और इसके आंसू तेजी से बहते चले जा रहे थे। जाने कितने साल, कितने घंटे, कितने लम्हे इसने पल पल इस जालिम शख्स को चाहा था जिसे इसकी कदर ही ना थी। हमेशा इसकी तलखी भरे लहजे पर इससे ठुकरा देने वाले पर वो खुद को कहती थी कि वो वापस लौटकर इसकी तरफ नहीं जाएगी, पर इसका दिल जब भी इस जालिम को देखता तो इसके कदमों से लिपट जाता। वो अपने दिल को इसकी तरफ जाने से रोक नहीं पाती थी। दिल तो इसका गुलाम था, जहां वो शख्स नजर आता इसके सामने झुक जाता था। एक अरसा हुआ था वो ये सब सहती आ रही थी, इसे उम्मीद के साथ कि कभी तो वो इसकी कदर करेगा, कभी तो इसकी मोहब्बत के आगे घुटने टेक देगा। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हर बार वो इसकी तरफ जाती थी और इससे बात करती थी, इसकी नाराजगी बर्दाश्त करती थी, और अब इससे एक बार नाराज हुई थी और वो इसे मना ही नहीं रहा था। हमेशा वो इसकी तरफ बढ़ी थी, क्या वो एक बार इसकी तरफ नहीं बढ़ सकता था? आज से पहले वो इसे मनाती आई थी, क्या वो एक बार इसे मना नहीं सकता था? वो सोचने लगी, आज वो खामोश थी तो वो भी खामोश था। अगर वो पहले भी इस तरफ ना बढ़ती, इसकी राह में ना आती, तो वो तो कब कैसे भूल ही जाता। दुनिया में कोई महानूर नाम की लड़की भी है जो इसकी दीवानी है, जो इसकी मोहब्बत के इंतजार में बैठी है। अगर वो खुद इसकी तरफ ना बढ़ती तो इनका ये रिश्ता तो कब का खत्म हो जाता। एक लंबा अरसा इसने ये सब बर्दाश्त किया था, पर आखिर कब तक बर्दाश्त करती? इसका भी तो दिल था, इसे भी तकलीफ होती थी। वो इसकी तरफ भाग भाग कर अब थकने लगी थी। इसकी ख्वाहिश थी कि कभी तो ऐसा हो कि वो शख्स भी चलकर इसकी तरफ आए, इसे मनाए, इससे मोहब्बत करे, इसे खुश रखे। क्या वो कभी ऐसा करेगा? यहाँ ये हसरत दिल में ही मर जाएगी। वो अपनी बेबसी बेचारगी पर खूब रोना आ रहा था। वो बास का गला घोटकर खामोशी से आंसू बहाती जा रही थी। वो खामोश था, कुर्सी के पीछे कुछ फासले पर खड़ा कितने ही पल इसकी पुश्त को देखता रहा, फिर आगे बढ़कर कुर्सी इसके करीब रखकर बैठ गया। वह नूर सोचो के गिर्द इस कदर फंसी थी कि इसे शहरयार की मौजूदगी का एहसास ही ना हुआ। यहाँ अकेली बैठी आंसू क्यों बहा रही हो? इसकी भारी आवाज पर महानूर की धड़कनें थम गईं। इसने गर्दन फेर कर इसे देखा। शहरयार को देखकर इससे अपनी आंखों पर यकीन न आया। इसकी मौजूदगी का एहसास होते ही वो झट से चेहरा फेर गई। इस शख्स से ही तो इसके तमाम शिकवे थे, वही तो था इस दुख की वजह। इसे आंसू देने दिए थे, हर दुख इसका दिया हुआ था, और अब वो अनजान बनकर पूछ रहा था कि रो क्यों रही हो? ऐसे हालात में अब एक इंसान रोए नहीं तो क्या खुशी से नाचता फिरे? तो क्या दुनिया को दिखा कर रोऊं, अपना तमाशा बनवाऊं? वो तल्ख हुई। रो ही मत, तुम रोती अच्छी नहीं लगती। वो नर्म पड़ा। मैं तो आपको किसी भी हाल में अच्छी नहीं लगती, ना हंसती ना रोती। वो गुर्ब से मुस्कुराई। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो माँ। वो आंसू बहाती लड़की को देखकर दिल की बात कर रहा था।
یہ احساس مجھ پر نہ کریں، بیکاری نہیں ہوں میں، آپ میری جھولی میں یہ مصنوعی باتیں ڈالیں۔ شہریار، اس نے غصے سے شہریار کو دیکھا، اسے لگ رہا تھا اس کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں اپنا دل تمہیں کیسے دکھاؤں کہ تم مان جاؤ؟ تم میرے لیے کیا ہو؟ اس نے دکھ سے ماہنور کو دیکھا۔ میں آپ کے لیے آپ کے پاؤں کی دھول ہوں، جسے جب مرضی آپ ہوتی ہے اڑا لیتے ہیں، یہ یقین کے ساتھ کہ وہ پھر سے آپ کے قدموں سے لپٹ جائے گی۔ اس کے لہجے میں اذیت تھی، بھلا کوئی اپنی ذات کے بارے میں ایسی بات کر سکتا تھا؟ نہیں، پر وہ کر رہی تھی، وہ بھی اس شخص کے سامنے جو شاید اس کی بے بسی کے بعد ہنسنے گا۔ اور وہ کتنی پاگل لڑکی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے ماں، تم کیا اتنی بدگمان ہو مجھ سے کہ میرے بارے میں اس حد تک سوچ رہی ہو؟ شہریار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ سچائی ہے شہریار، اس سچائی کو سالوں برداشت کیا ہے میں نے، پر آپ کو کیسے یاد ہوگا؟ کرنے والا بھول جاتا ہے، جو سہتا ہے نا اسے ایک ایک لمحہ یاد ہوتا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں وہ تلخ باتیں یاد آئیں اور وہ باتیں بس جاتی ہیں۔ اس سے شہریار کا ہاتھ جھٹک کر اپنے آنسو صاف کیے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں ایک ایک لمحے کی بھرپائی کروں گا ماں، تمہارا خیال رکھوں گا، تم سے بے انتہا محبت کروں گا، تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ شہریار نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس احسان کی ضرورت نہیں ہے، میں جیسی ہوں ویسی ہی ٹھیک ہوں۔ اس نے پھر سے شہریار کا ہاتھ جھٹکا۔ شہریار نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ کیسے مانو گی تم؟ اس نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے منانے کی اتنی بے چینی؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگتی شہریار خان کی؟ وہ طنزیہ ہنس کر اسے غصہ دلا رہی تھی۔ ماں، اس نے وان انداز میں کہا، کتنا مشکل ہوتی ہے نا ایک ایسے شخص کو منانا جس سے آپ کو بڑی نفرت ہو۔ واقعی بہت امتحان بھرا کام ہے۔ وہ افسوس سے گردن ہلانے لگی۔ تمہیں کس نے کہا مجھے تم سے نفرت ہے؟ آپ نے؟ آپ کے لہجے نے پل پل مجھے اس بات کا احساس دلایا ہے کہ ماہ نور سے آپ کو اتنی نفرت ہے کہ آپ نے ہر لمحہ اس کی توہین کی ہے، اسے ٹھکرایا ہے، اس کی محبت کی بے عزتی کی ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز رن گئی۔ ایسا نہیں ہے ماں، تم میرے دل کے بہت قریب ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر محبت سے اس کے آنسو صاف کیے۔ جھوٹ نہ بولے، سب جانتی ہوں میں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر آگے بڑھی۔ شہریار تیزی سے اس کے پیچھے گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ چاہتی کیا ہو تم آخر؟ شہریار نے بے بسی سے پوچھا۔ کہ آپ میرے سامنے سے ہٹ جائیں، وہ چبا کر بولی۔ تمہاری راہوں سے نہیں ہٹ سکتا، تم ہی میری منزل ہو، جہاں بھی جاؤ لوٹ کر تم تک ہی آؤں گا۔ وہ محبت سے کہہ رہا تھا۔ کون سی کتاب پڑھ کر آئے ہیں؟ کہاں سے یہ ڈائلاگ سیکھے ہیں؟ وہ کہہ کر طنزیہ ہنسی۔ شہریار کی آنکھوں میں غصہ لہرایا۔ میرے دل کی باتیں تمہیں کتابی ڈائلاگ لگتی ہیں؟ وہ ضبط سے بولا۔ بالکل، ڈائلاگ، جھوٹ، ناٹک، سب کچھ۔ اس نے شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میرے ساتھ یہ ڈرامے مت کریں، میں سب… وہ اور بھی بولنا چاہتی تھی جب شہریار نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا۔ بہت بول چکی ہو تم، آرام دو بھی زبان کو۔ اس نے گھور کر مہنور کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور یہ کیا؟ تم نے کب سے یہ ناٹک ڈرامہ جھوٹ کی گردان لگائی ہوئی ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ڈیم اٹ، آج یا کل سے نہیں، سالوں سے، تب سے جب تم بھی مجھ سے محبت سے بھی واقف نہ تھی۔ میری محبت پر سوال نہ اٹھاؤ، مانا کہ کبھی اظہار نہیں کیا، پر میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ میری محبت میں اتنی ہی سچائی ہے اور دیوانگی ہے جتنی تمہاری محبت میں۔ وہ حیرت سے پھلی آنکھوں سے دیکھ کر اظہار کر گیا تھا۔ مہنور کے حواس گم تھے۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، آج یا کل سے نہیں، ایک عرصے سے۔ کیا یہ سچ تھا؟ اور مہنور کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو کہہ رہا تھا، کب سے نرمی سے سمجھا رہا ہوں تم ہو کہ آرام سے بات سننے پر راضی نہیں ہو۔ اب خبردار، جو تم نے میری محبت پر سوال اٹھاؤ گے تو شہریار کو پھر کبھی اپنے سامنے نہیں پاؤ گی۔ بہت دور چلا جاؤں گا، سمجھی؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے کچھ پل نور کی نم آنکھوں میں دیکھا اور پھر ہاتھ پیچھے کیا۔ اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھاما اور اسے واپس کرسی تک لایا اور اسے بٹھا کر خود بھی کرسی اس کے سامنے رکھ کر بیٹھا۔ پھر خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ آنسو بہانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ اس نے نم آنکھوں سے دیکھ کر بولا۔ دھمکی دی ہے آپ نے مجھے، محبت کے اظہار کو بھی اس طرح تو نہیں کرتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا نہیں ہوتا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کب سے نرمی سے سمجھا رہا تھا نا، سمجھی تم؟ نہیں، تمہیں یہی انداز سمجھ آتا ہے شاید، وہ ابرو اٹھا کر بولا۔ ہمیشہ اسی انداز میں ہی تو بات کی ہے آپ نے مجھ سے، پھر کوئی اور انداز سمجھ آئے بھی کیسے؟ وہ تب کر اسے دیکھنے لگی۔ اچھا، آج میری ساری شکایتیں لگاؤ مجھ سے،
मैं सुन रहा हूँ, वो कहकर आगे बैठ गया। जाने दे, सारी जिंदगी गुजर जाएगी, इतनी शिकायतें हैं, मानू ने चुपते लहजे में कहा। मुझ मासूम से इतनी शिकायतें क्यों हैं? शहरयार ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। बात वो करे जो मानने लायक हो, मासूम और आप? ये सुनकर कहीं मैं मर ही ना जाऊं, इसने मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। इससे महानूर को देखकर इसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में थामे। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, मैं अपनी गलती मानता हूँ, सॉरी भी कर रहा हूँ, मेरी तरफ से माफ करने में वक्त ना लगाओ और माफ कर दो अपने प्यारे शौहर को। बस संजीदगी से बात करता आखिर में शौक हुआ। महानूर इसे देखती रही। लो, आज वो चलकर इस तक आया था और इससे मोहब्बत का इजहार करके इससे माफी मांग रहा था। वो तो इसकी दीवानी थी, फिर क्यों ना माफ करती। माफ कर दिया है, इसने धीमे लहजे में कहा। वाकई? शहरयार ने इसकी आंखों में देखा। छी, वो मुस्कुराई। दिल बिल्कुल हल्का फुल्का और महकने लगा था। शहरयार ने इसे देखा, फिर इसके दाएं हाथ की पुष्ट पर लब रखे। महानूर काम कर रह गई। मोहब्बत की पहली मोहर लगी थी, मोहब्बत भरा पहला लम्हा इनके बीच ठहरा था। महानूर ने नजरें झुक गईं। अब कोई दुख तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा माँ, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, हमेशा चाहता रहूंगा। मोहब्बत से पुर लहजे में कहता इसे सख्ते में डाल रहा था। वो खुशी से पागल होने को थी। सच्ची? महानूर ने इसे देखकर पूछा। हाँ, अब कोई गलतफहमी हमारे बीच नहीं आएगी, हम हमेशा खुश रहेंगे। इसका लहजा मजबूत था और वैसे शहरयार और महानूर ने सोचते हुए पुकारा। बोले मैडम। वो दिलो जान से मुतवज्जो हुआ। मोहब्बत का ज़हर ऐसे कि नहीं करते, इसने मुंह बिगाड़ कर कहा। शहरयार एकदम कहका लगाकर हंसा। तुम बताओ फिर कैसे करूं? इसने अब्रू उठाकर पूछा। गैर धमकी के, धर्मी और मोहब्बत से। वो लब्बा पर मुस्कुराहट से जाए बोली। शहरयार ने सर हिलाया, फिर हाथ बढ़ाकर इसकी लट को आहिस्ता से खींचा। महानूर मशकूक नजरों से इसे देख लगी कि जाने अब कैसे इजहार करेगा। तो महानूर शहरयार खान, मैं तुम्हें दीवानगी की हद तक चाहता हूँ, इतना कि तुम्हारे करीब अगर किसी को देख लूं ना तो जल जल जाता हूँ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना देखना चाहता हूँ, तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि तुम्हें दुख देकर कभी चैन से मैं भी नहीं रहा। तुम्हें हर तकलीफ पर मेरा दिल दर्द से फटने लगता था, पर शायद मैं अजियत पसंद हो गया था। तुम्हें अजियत देना और फिर खुद को भी इस अजियत को सहने का आदी हो गया। इससे महानूर की नम और खुशी से चमकती आंखों में देखा। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब हम दोनों खुश रहेंगे, एक दूसरे की मोहब्बत के साए में बाकी की सारी जिंदगी गुजारेंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे तुम और मैं। इसने इस जादू के सार में बांध रहा था और वो इसके साथ जगड़ती चली जा रही थी। आसमान पर रोशन चांद की चांदनी में बैठे वो आज बरसों बाद मोहब्बत से एक दूसरे को तकते मोहब्बत की बात कर रहे थे, जो इनके आसपास एक अरसे से मौजूद थी पर जाहिर आज हुई थी और दो दिलों को हमेशा के लिए एक साथ बांध गई थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।